सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में उल्लेख है? भाग 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही आंसर होगा। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7 न्यायाधीश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 30 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये तीनों अगर आपके पास योग्यता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको मैंने अभी बताया राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो किससे परामर्श करते हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से लिया गया है? तो किस देश के न्याय प्रणाली से लिया गया है? फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो किस में प्रावधान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कंप्लीट करवा चुका हूं, और पॉलिटी के भी ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स कई सारे टॉपिक से मैंने कवर करवा चुका हूं। अगर उन वीडियोज़ को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है,
ताकि आपका जीके और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो कब होती है? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट में एडवोकेट का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक की आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ 65 वर्ष रहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो किस तरह पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद उन्नति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा है? तो किसके समय में हुआ ऐसा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो कितना वेतन मिलता है? 1 लाख मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 90,000 मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो किसने काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किस में वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा का प्रयोग होता है? अंग्रेजी भाषा का, याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है तो क्या है? स्वतंत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो कैसा है दोस्तों? एकीकृत इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। 36 नंबर है,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसे प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका किस प्रकार का अधिकार है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो आर्टिकल 143 में ऐसा बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय को। 41 नंबर क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है न्यायिक परीक्षण की शक्ति का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? आपको बताना है। तो क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या है सर्वोच्च न्यायालय? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्विलोकन के न्यायालय में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। यह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था क्या होती है? भारत और यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो वह क्या है? प्रारंभिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो किस मामले को दाखिल नहीं किया जा सकता है आपसे पूछा है। तो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद को हम उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। जनहित याचिका दायर की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है? उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, उपयुक्त दोनों। 49 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो किसे हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है या किसे जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो कौन सा है? अधिकार प्रच्छा रीट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो कहाँ पर परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में। 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो किस मुकदमे में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 134A को मिलाकर
अनुच्छेद 133 को पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 57 नंबर क्वेश्चन है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो किस मामले में देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो किस वाद में ऐसा कहा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहा गया है केशवानंद भारती वाद में। 61 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जी कान्या। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? तो कौन रहा है? YV चंद्रचूड़ इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? तो कौन आसीन रहा है? कमलनाथ नारायण सिंह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, मतलब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो किस मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा किया है? MH हिदायतुल्लाह इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1973, ठीक है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। तो कैसे त्यागा गया था? AN रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। तो फातिमा बीबी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है दोस्तों, याद रखेगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में होते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? कथन 2 बोला है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ये इसका सही कथन हो जाएगा। और अगला कथन है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो ये भी इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 129, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है?
तो आपको बता चुका हूँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तब। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, तो किसके द्वारा भेजा जाए? राष्ट्रपति के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे? P.N. भगवती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष का होना चाहिए? 10 वर्ष का। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो किस जांच पर हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन दे 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? भारत की संसद के पास, संसद के पार्लियामेंट के पास है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या होता है? प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा यहाँ पर। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो किस पद पर नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपको बता चुका हूँ, 65 वर्ष रहता है। 80 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो किससे आहरित होता है दोस्तों? संचित निधि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये कथन सही हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी कथन सही हो जाएगा। मतलब 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आप रेगुलर और कंटिन्यू रहेंगे तो काफ़ी आपका स्कोर जीके में हो जाएगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। अगर एक भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप रेगुलर रहिए और कंटिन्यू वीडियोस ज़रूर देखिए। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।